बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िक्स के लेक्चर नंबर 9 में और लेक्चर नंबर 8 में हम इन चैप्टर्स के चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स को रिपीट कर रहे थे। पहले हमने पहला दूसरा न्यूमेरिकल किया, फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ न्यूमेरिकल किया। आज जो कोशिश करेंगे आपको समझाने की वो न्यूमेरिकल नंबर 6, 7 और 8। 6 न्यूमेरिकल लेक्चर नंबर 4 और 5 में भी समझा चुके हैं। उसमें बताया गया था कपल के मुतालिक। तो कपल वाला एक दफ़ा लेक्चर आपने दोबारा से सुन लेना है, समझ लेना है कपल कैसे कहते थे, उसका क्या फार्मूला था। अगर वो दोबारा टॉपिक आपके जहन में है तो नंबर 6 जो न्यूमेरिकल है वो ज़रा आसानी हो जाएगी आपको दोबारा समझने में। एक दफ़ा मैंने पहले समझाया हुआ है। तो लेक्चर नंबर 4 में आप नंबर 6 को देख सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। 7 की जहाँ तक बात है, ये न्यूमेरिकल भी हम लेक्चर नंबर 5 में समझ चुके हैं कि एक फ्रेम है, हैंग किया गया था, दो फोर्सेस लग रही थी, टेंशन थी उसमें स्ट्रिंग के अंदर 3.8 न्यूटन, 4.4 न्यूटन, और उस फ्रेम का वेट मालूम करना था, उसका वेट कितना है। इसी से रिलेटेड ये जो न्यूमेरिकल अगर हमने किए थे, कुछ एग्जांपल्स हैं इस यूनिट की, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल एग्जांपल नंबर 2 है, 3 है एंड 5 है। ये 3 ऐसी एग्जांपल है जो बार बार पेपर में आती रहती हैं। तो आज इन एग्जांपल्स की भी थोड़ा कुछ समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल नंबर 6 एंड 7 ये मैं आपको पहले समझा चुका हूँ लेक्चर नंबर 4 एंड 5 में। तो एग्जांपल एक चेक करते हैं। सेकंड एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल में कुछ ऐसे कहा गया, एक ट्रॉली है जिसको खींचा जा रहा है फोर्स लगाकर, और कितनी फोर्स लगाकर 200 न्यूटन फोर्स लगाई जा रही है, जबकि जो एंगल बनाया जा रहा है सरफेस के साथ वो बन रहा है 30 डिग्री। सेकंड एग्जांपल, तो 200 न्यूटन ट्रॉली को खींचा जा रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री, और कहा क्या जा रहा है कि इसके वर्टिकल कंपोनेंट्स मालूम करने हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स मालूम करने हैं। मतलब एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मालूम करना है और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट मालूम करना है। सेकंड एग्जांपल है, सेकंड न्यूमेरिकल भी था, वो भी कुछ ऐसे ही था, सिर्फ नंबर्स डिफरेंट थे। यहाँ 200 गिवन है, वहाँ 100 गिवन था। तो ये जो एग्जांपल्स है इसमें दो चीज़ें मालूम करनी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी एंड वर्टिकल कंपोनेंट भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में आती रहती है। तो इसके सोल्यूशन में अब एफ एच मालूम करना। तो एफ एच से क्या फार्मूला हमने लिखा था, एफ एच इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फार्मूला नंबर 1 पॉइंट पे। तो एफ एच मालूम करना था, एज इट इज एफ के बदले उसकी वैल्यू कितनी है 200 न्यूटन, कॉस हाउ मैनी डिग्री 30 डिग्री। अब कॉस 30 जो सा होता है, अब तक तो आपको याद हो जाना चाहिए कि कॉस 30 की वैल्यू होती है 0.866। अब 0.866 कॉस 30 की वैल्यू है, कैलकुलेटर से भी ली जा सकती है। इस 0.0866 को 200 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करने के बाद 173.2, क्योंकि ये फोर्स है तो इसलिए साथ इससे यूनिट जो सा होगा वो क्या होगा, न्यूटन। तो ये मेरे पास एक पहला आंसर आ गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। न्यूमेरिकल भी सेकंड हमने कुछ ऐसे किया था, एग्जांपल भी ऐसे और ये पेपर में आती रहती है। सेकंड पार्ट में वर्टिकल कंपोनेंट मालूम करना। तो वर्टिकल कंपोनेंट को फार्मूला लिख दिया जाएगा, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। ये रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के 4 फार्मूले बनते थे, और इन चारों फार्मूले से एग्जांपल भी सॉल्व होती हैं, न्यूमेरिकल भी सॉल्व होते हैं। चारों फार्मूले एमसीक्यूज में भी दे दिए जाते हैं बोर्ड लेवल पर कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फार्मूला क्या होता है, वर्टिकल कंपोनेंट का फार्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मालूम करनी है तो उसका फार्मूला क्या होता है, जो फार्मूला हमारे पाइथागोरस थ्योरम से हमने डिराइव किया था, एफ इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर इन स्क्वायर रूट। तो वो हमने फार्मूला था। फिर एंगल मालूम करने का, डायरेक्शन मालूम करने का फार्मूला क्या था, वो भी आपको याद होना चाहिए, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई डिवाइडेड बाई एफ एक्स। तो ये चारों फार्मूले आपको याद होने चाहिए। एफ वाई मालूम करना है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसका, वर्टिकल कंपोनेंट एफ की वैल्यू कितनी है 200, साइन हाउ मैनी डिग्री, जो गिवन था एंगल कितने डिग्री हमारे पास 30 डिग्री है। अब साइन 30 अगर लिया जाए कैलकुलेटर से, या कुछ वैल्यूज आपको ज़बानी याद भी होनी चाहिए, ये आता है 0.5। 0.5 को 1/2 भी लिख सकते हैं। 0.5 को 1/2 या मतलब हाफ भी लिखा जा सकता है। तो 200 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 0.5 से तो ये आ जाएगा 100 न्यूटन।
तो ये हमारे पास थी सेकंड एग्जांपल। रिजल्ट लिख सकते हैं, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अकॉर्डिंग टू अबव गिवन डाटा आर 173.2 न्यूटन एंड 100 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। इसी से बाद हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट एग्जांपल आ जाती है जो हमारे पास है थर्ड एग्जांपल्स। क्योंकि नुमेरिकल मैंने 6, 7 पहले समझा चुके थे, इसलिए कुछ एग्जांपल जो इंपॉर्टेंट है वो समझाए जा रहे हैं। थर्ड एग्जांपल में टार्क से रिलेटेड है। एक मैकेनिक है, फोर्स लगाता है नट से टाइट करने के लिए, नट को टाइट करने के लिए, और जो फोर्स है वो हमारे पास है 200 न्यूटन। फोर्स कितनी लगाई जा रही है नट को टाइट करने के लिए? कि मेरे पास एक नट है जिस पे एक फोर्स लगाई जा रही है स्पैनर की मदद से, और स्पैनर की जो लेंथ है वो कितनी लेंथ है 15 सेंटीमीटर, फोर्स लगाई जा रही है 200 न्यूटन। तो बताएं हमारे पास जो डिस्टेंस जो हमारे पास होगा, डिस्टेंस जो उसमें बोला लेंथ है उसकी स्पैनर की 15 सेंटीमीटर, फोर्स लग रही है और स्पैनर से डिस्टेंस जो सा होगा वो उससे कहलाएगा मूवमेंट आर्म। मूवमेंट आर्म कितना है 15 सेंटीमीटर। अब कैसे सेंटीमीटर में रहने दिया जाए? नहीं, स्टैंडर्ड जो यूनिट होता है हमारे पास लेंथ का, डिस्टेंस का, वो हमेशा होता है मीटर। अगर स्पीड की बात करूं या वेलोसिटी की बात करूं तो उसका जो यूनिट होता है वो हमें हमेशा कन्वर्ट करना पड़ता है मीटर पर सेकंड। या अगर उसने किलोमीटर में दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में दिया है वेलोसिटी, डिस्टेंस दिया है किलोमीटर में, तो उसे भी हम कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर? मीटर पर सेकंड में। और अगर डिस्टेंस है तो इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं? बिल्कुल 100 से डिवाइड करते हैं, 15/100, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.15 मीटर। टार्क मालूम करना है, क्या फार्मूला है? जहन में कोई आया टार्क का फार्मूला? हमारे पास कोई था कुछ टार्क का फार्मूला? यस, टार्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। टार्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी याद रहे। टार्क का फार्मूला क्या है? F मल्टीप्लाई बाय L, मोमेंट आर्म। तो टार्क मालूम करना था, F के बदले 200, मोमेंट आर्म 0.15। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो मेरे पास 30 आता है। टार्क का जो यूनिट है वो कहलाता है न्यूटन मीटर। सो जो मैकेनिक जो सा था वो नट टाइट करने के लिए जो फोर्स लगा रहा था, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर था उसके पास, वो टार्क रोटेशन प्रोड्यूस होगी वो उसमें कितनी होगी? 13 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि ये टार्क का यूनिट है। फोर्स का यूनिट जो सा होता है मेरे पास न्यूटन होता है, और मोमेंट आर्म लेंथ है, इसलिए यूनिट मेरे पास क्या मीटर है। तो इन द एंड हम रिजल्ट लिख सकते हैं कि कितनी फोर्स, कितने मूवमेंट लगेगी मैकेनिक को टाइट वगैरह करने के लिए? 13 न्यूटन मीटर फोर्स लगेगी। इसके साथ एक और एग्जांपल है जो बार बार पेपर में आ भी जाती है, वो हमारे पास एमसीक्यू में ज़्यादा अच्छा दे दी जाती है। एग्जांपल है एग्जांपल, लेकिन एमसीक्यू में दी जाती है। वो कौन सी एग्जांपल है? नंबर 5। नंबर 5 में एक डायग्राम बनी हुई है, एग्जांपल नंबर 5। वो कुछ ऐसे बनी हुई है कि एक बॉडी है जिसका वेट जो सा है वो है मेरे पास 10 न्यूटन, और इसे हंग किया गया है सपोर्ट से, और इसमें टेंशन जो सी है वो मालूम करनी है। बॉडी है, वेट कितना है, और वेट आपको पता है हमेशा किस साइड पे एक्ट कर रहा होता है? डाउनवर्ड। स्ट्रिंग में जो फोर्स अलोंग स्ट्रिंग जो लग रही है वो टेंशन, और टेंशन हमने क्या करनी है? मालूम करनी। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम उसमें कहा जाता है कि सम ऑफ ऑल फोर्सेज एक्ट ऑन अवर बॉडी शुड बी 0। ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेज एंड ऑल वर्टिकल फोर्सेज, उन सब का जो सम होता है वो क्या कहलाता है? 0 कहलाता है। और ये भी याद है कि अगर राइट साइड की जो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैं कहता हूँ मेरे पास एक फोर्स है 5 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ, तो -5 न्यूटन किस साइड पर होगी? वो किस साइड पर होगी? साउथ की तरफ होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अगर मैं कहता हूँ मेरे पास एक 5 न्यूटन फोर्स है टुवर्ड ईस्ट, तो 5 न्यूटन नेगेटिव फोर्स किस साइड पर होगी? नेगेटिव साइन का मतलब होगा दूसरी जो फोर्स ली जा रही है वो की जा रही है वेस्ट ली जा रही है। अगर एक ईस्ट साइड पर है तो दूसरी किस साइड पर होगी? वेस्ट साइड पर होगी। अगर एक नॉर्थ साइड पर है तो दूसरी नेगेटिव फोर्स जो सी होगी वो किस साइड पर होगी? साउथ साइड पर होगी। तो यहाँ पर इस वक्त 2 फोर्सेज लग रही हैं, एक उसका वेट है जो डाउनवर्ड है, और जो टेंशन है वो किस साइड पर? अपवर्ड है। तो ये 2 फोर्सेज है, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए।
इस वक्त कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स इस पर नहीं लग रही। अगर आप एग्जाम्पल को ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ भी ये लिखा हुआ है सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, नो हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट अपॉन अ बॉडी, बट वर्टिकल फोर्स इस पर क्या हो रही है, अप्लाई हो रही है। तो वर्टिकल फोर्स अगर ऑब्जर्व करें हमारे पास सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, आप बेशक सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0 लिख दें वो भी एक्सेप्टेड है, बल्कि वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन हमें ज़रा बुक को फॉलो करना पड़ जाता है। इस वजह से आप अगर बेहतर लिखते हैं सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0, इसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं, हॉरिजॉन्टल भी आ जाता है, वर्टिकल भी आ जाता है, तो इसे मज़ीद वजाहत करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। तो दो फोर्सेस ही, एक टेंशन है, दूसरी क्या मेरे पास वेट है, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लेकिन एक अपवर्ड लग रही है फोर्स, दूसरी किस साइड पे लग रही है, डाउनवर्ड, तो एक को पॉजिटिव लूँगा और दूसरी फोर्स को मैं क्या लूँगा, नेगेटिव लूँगा। ये जो नेगेटिव साइन आ रहा है सिर्फ अपोजिट इन डायरेक्शन की वजह से आ रहा है। तो टेंशन की वैल्यू मेरे पास मालूम करनी है, वेट कितना है मेरे पास 10 न्यूटन इक्वल टू 0, माइनस को अगर प्लस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो माइनस आता है, और माइनस 10 अगर मैं दो बोथ साइड प्लस 10 किया जाए तो इधर 10 कैंसिल हो जाएगा, उस साइड पर क्या आ जाएगा 0 प्लस 10। तो या जिस तरह छोटी क्लास में कह देते हैं कि इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो टेंशन जो सी होगी वो मेरे पास कहलाएगी 10 न्यूटन। तो जितना वेट था उतनी क्या आई, टेंशन आई। लेकिन ये सिर्फ उस सूरत में है जब बॉडी रेस्ट पोजीशन पे हो। जब बॉडी किधर होता है, रेस्ट पोजीशन पे होता है, तो उस वक्त टेंशन और वेट आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जब बॉडी क्या हो, रेस्ट पोजीशन पे हो, तो यूजुअली हम क्या करते हैं, टेंशन एंड वेट आर बोथ आर इक्वल। या यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी चल रही होती है, लेकिन न्यूमेरिकल, इस न्यूमेरिकल में हमारे पास फिफ्थ जो एग्जाम्पल है, सॉरी एग्जाम्पल में ये टेंशन मालूम करने से वेट वगैरह गिवन था, तो टेंशन वेट आपस में इक्वल आ जाते हैं, 10 न्यूटन बनेगा। तो ये तीनों एग्जाम्पल थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल नंबर 6 और 7 आपको पहले से समझा दिए गए थे कि क्या उसमें लिखना है और उसमें किस तरह समझाया, जैसे आपने लेक्चर नंबर 4 एंड लेक्चर नंबर 5 दोबारा से ऑब्जर्व कर लेना है। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 8, न्यूमेरिकल नंबर 8 की तरफ आते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 8 में कुछ इसी तरह ये जो एग्जाम्पल नंबर 5 है जिस तरह बयान की गई थी उसी तरह उसमें लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ पे एक वेट नहीं हैंग है, उसमें 2 वेट हैंग हुए हैं। किस तरह हैंग हुए हुए हैं, तो ये मेरे पास सपोर्टिंग स्ट्रिंग है, इसके साथ एक वेट 5 kg का हैंग हुआ हुआ है, मज़ीद एक और वेट 3 kg का हैंग हुआ हुआ है। अब ये जो मेरे पास है ना kg, 5 किलोग्राम 3 किलोग्राम, ये इनके मैस हैं। अब 2 मैस है, एक को मैं कह दूंगा M1 और एक को कह दिया जाएगा M2। तो मेरे पास ये जो 3 किलोग्राम है, मैं इसको सपोज कर देता हूँ ये मेरे पास M1 है, और 5 किलोग्राम को मैंने क्या कह दिया M2 है, हैंग हुए हुए। इनमें टेंशन मालूम करनी है स्ट्रिंग में। अब स्ट्रिंग 2 साइड पे आ रही है, एक डाउनवर्ड आ रही है, ये हमारे पास स्ट्रिंग आ रही है। तो इस साइड पे जो टेंशन लग रही है, क्योंकि इसके नीचे सिर्फ एक मैस हैंग हुआ हुआ है, तो इस टेंशन को मैं कह दूंगा T1, क्योंकि इसके मैस M1 कहा हुआ है। ये जो मैस है इसके ऊपर जो स्ट्रिंग है इसके ऊपर टेंशन का नाम दे दिया जाएगा T2। एक T1 का नाम दे दिएगा, दूसरी को T2 का। मैं M1 इसे भी कह सकता था, अगर इसे M1 कहता हूँ तो इसे T1 कह दूंगा, अगर इसे M2 कहता हूँ तो इसे T2 का नाम दे दिया जाता है। अब अगर देखा जाए ये 2 मैस हैंग हुए हैं, अगर इसको मैं यहाँ से पकड़ता हूँ इसकी टेंशन को, तो इसके डाउनवर्ड जो फोर्स लग रही है ना T1, सिर्फ एक बॉडी हैंग हुआ है, दोनों नहीं। तो अगर मैं सिर्फ इसको पकड़ता हूँ तो इसका वेट मुझे महसूस नहीं होगा, क्योंकि वो अपवर्ड है, वो हमारे से ऊपर है, सिर्फ नीचे की तरफ फोर्स लग रही है। तो ये जो T1 है, जस्ट T1, ये किसके इक्वल होगा, ओनली W1 के इक्वल होगा। ये जो T1 है, क्योंकि इसके नीचे से एक बॉडी हैंग हुआ है, लिहाजा जो T1 होगा वो सिंपल किसके इक्वल होगा, W1। इससे ऊपर हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सिग्मा F इज इक्वल टू 0। ये लाइन लिखी जाएगी सोल्यूशन में, साथ डायग्राम बनी हुई है, बुक में भी बनी हुई है, उससे आप थोड़ा सा लेबल मजीद करेंगे। M को मैथ रिप्रेजेंट करेंगे टेंशन T1 एंड T2। तो T1 मालूम करनी है, वेट का फार्मूला क्या होता है mg, जो 1 है इसके साथ क्या लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा। ये पहला पार्ट है T1 मालूम करने के लिए। अब जरा वैल्यूज पुट करते हैं। T1 मालूम करना है, M1 की वैल्यू कितनी हमारे पास 3 kg, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, सेकेंड यूनिट में हमने पढ़ा था, थर्ड में भी स्टेनोमेटिक्स वगैरह पुट किए जाते हैं। उसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 10, वैसे 9.8 होती है मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, लेकिन हम आसानी के लिए क्या लिखते हैं 10 लिखते हैं। 3 10s
हाउ मच 30 न्यूटन, ये न्यूटन आया। अच्छा न्यूटन जोन से है ना फोर्स का यूनिट भी है, वेट का यूनिट भी है, टेंशन का यूनिट भी है, और फ्रिक्शन हमारे पास आगे जाके हम पढ़े, पीछे आपने पढ़ा था फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का भी क्या आ जाता है यूनिट आ जाता है। किस किस का, वेट का भी है, फोर्स का भी है, टेंशन का भी है, और फ्रिक्शन अपोजिट फोर्स होती है मूविंग बॉडी के। तो ये हमारे पास पहला आंसर है। अब T2 मालूम करना। अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ता हूँ फोर्स जो लग रही है स्ट्रिंग में, तो आप देखेंगे दोनों बॉडीज इसके नीचे हैंग हुए हैं। तो इस स्ट्रिंग पे दोनों का बॉडी का क्या आ रहा है, वेट आ रहा है। इस पे सिर्फ एक बॉडी का वेट आ रहा था, लेकिन इस स्ट्रिंग पे क्या आ रहा है, दोनों बॉडी का वेट आ रहा है। तो जो सेकंड पॉइंट है जिसमें T2 मालूम करनी है, टेंशन एंड स्ट्रिंग सेकंड पार्ट पे मालूम करनी है, वो उसमें वेट 1 भी है और वेट 2 भी है, दोनों वेट आएंगे। अब हमने वैल्यू पुट करते हैं। T2 W का फार्मूला mg, 1 था तो m1g, W2 का फार्मूला m2g, ये फार्मूले लिख दिए गए। m1 कितना है हमारे पास 3 kg मल्टीप्लाई बाय 10, m2 कितना है मेरे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 10। अब बच्चे यहाँ भी गलती कर जाते हैं। क्या गलती करते हैं कि 10 को प्लस कर देते हैं 5 में, जिससे मिस्टेक हो जाएगी। अक्सर बच्चों से एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ मैं क्लास के अंदर, इवन 9th-10th के जो बच्चे होते हैं उनसे ये सवाल पूछा जा रहा होता है जिसमें वो मिस्टेक कर जाते हैं। और वो क्या क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन के दौरान हम पूछ रहे होते हैं कि 2 + 2, सिंपल क्वेश्चन है, 2 + 2, गौर से सुनिएगा, 2 + 2 मल्टीप्लाई बाय 2, क्या आंसर आएगा? 2 + 2 मल्टीप्लाई बाय 2, मैंने कुछ ऐसे लिखा है 2 + 2 मल्टीप्लाई बाय 2, क्या आंसर आएगा? तो तकरीबन इवन 9th क्लास में ना आधी से ज़्यादा क्लास है ना एक ही आंसर दे रही होती है 8। आपके ध्यान में भी यही आ रहा होगा कि 2 + 2 4 हो गया, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 हो गया। हालांकि जो 8 आंसर है वो गलत है, 8 गलत है। आपके ध्यान में 8 ही होगा। कुछ बच्चों के 80% क्वेश्चन बच्चे जो उनसे उतने गलत दे रहे होते इवन 9th क्लास के अंदर। 8 नहीं आता बेटे। 5वीं 6वीं 7वीं में एक रूल पढ़ते आ रहे हम लोग, डिमॉस रूल। डिवाइड करना है पहले, मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 2 + 2 मल्टीप्लाई बाय 2 में पहले ऐड नहीं करना, बल्कि पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 + 2 6, तो इसका आंसर 6 आता है। लेकिन बच्चे 8 कह रहे होते हैं। तो यहाँ भी मिस्टेक यही करते हैं बच्चे, पहले प्लस कर देते हैं जिससे गलती हो जाएगी। पहले आप लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे कि 3 मल्टीप्लाई बाय 10 30 आ गया, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 10 50 आ गया। 30 + 50 कितना आ जाएगा, 80 न्यूटन। तो ये जो मेरे पास है सेकंड अपवर्ड जो स्ट्रिंग है, वहाँ जो टेंशन लग रही है वो मेरे पास है 80 न्यूटन। जो न्यूमेरिकल नंबर मेरे पास था कौन सा, 8। तो ये कुछ हमने एग्जांपल्स और एक दो न्यूमेरिकल्स का समझने की कोशिश की है। इसमें एग्जांपल नंबर 2 हमने समझी है, एग्जांपल नंबर 3 समझी है, और एग्जांपल नंबर 5 समझी है। दो टोटल 5 एग्जांपल है इस यूनिट की। 1 है वो ग्राफिक डाटा से है, आप ड्रा कर सकते हैं। अगर उसमें कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो तो बेशक अपने मुतलका टीचर से आप पूछ सकते हैं कि एग्जांपल नंबर 1 कैसे करनी है। उसमें हेड टू टेल रूल से हमने ड्रा करनी होती है। और ये न्यूमेरिकल नंबर कौन सा था, हमारे पास 8 था। मल्टीप्लिकेशन के चंद रूल्स हैं वो आपको याद होने चाहिए, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अच्छे पेपर में MCQs में ये एग्जांपल नंबर 5 आ जाती है। एक MCQ कुछ इसी तरह ही है, वेट कितना होगा, तो हमारे पास वेट और टेंशन जब बॉडी रेस्ट पोजीशन पे हो तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। होप अंडरस्टैंड।